नमस्कार मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जो समझना थोड़ा कठिन है, पर भाषा की जो समृद्धि है उसकी दृष्टि से देखें तो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हर भाषा जो होती है वो अपने शब्दों के सहारे ही समृद्ध होती है, और जिस भाषा के शब्द है वो जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही वो भाषा है वो बलवती होती है, समृद्ध होती है। तो इसी तरह से आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है संधि। जैसे कि शाब्दिक अर्थ देखें तो संधि यानी क्या होगा, मेल या तो जोड़ना, कि दो अलग अलग वर्णों को है जब हम जोड़ते हैं और उनसे उत्पन्न है वो तीसरा वर्ण हमें मिलता है, तो वो पूरी प्रक्रिया है वो संधि कहलाती है। यदि व्याख्या देखें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। क्या कि दो अलग अलग वर्ण जो होते हैं उनके मेल से उन्हें जोड़ने के कारण है जो तीसरा वर्ण मिलता है, जो विकार उत्पन्न होकर है तीसरा वर्ण। जैसे कि देखें कि विद्या है और उनको हम आलय उस शब्द से जोड़े तो क्या होता है, विद्यालय। किस प्रकार यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ वाला आ और यहाँ से आ दोनों का अंतिम वर्ण, ये वर्ण की बात हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ आ और ये वाला आ दोनों वर्णों को जोड़कर जब है हमें तीसरा वर्ण मिलता है, तो वो पूरी प्रक्रिया होगी। ये दोनों शब्दों को जोड़कर जब हमें नया शब्द मिलेगा, तो इस तरह दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है वो है वो संधि कहलाएगी। तो इस तरह संधि है जिनके द्वारा नए नए शब्द है उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं शब्दों के द्वारा है वो भाषा बनती है, और इसी भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते उतनी उसकी समृद्धि है वो बढ़ती है। तो यही बात को लेकर यह संधि जो है वो भाषा का एक मुख्य विषय जो है, साधन जो है, मुख्य टॉपिक है, मुद्दा वो भी हम कह सकते हैं। अब देखें तो संधि के मुख्य 3 प्रकार है। कितने? संधि के 3 प्रकार है। कौन कौन सा? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि को इस तरह से मुख्य 3 प्रकारों में है वो बांटा गया है। हालांकि हम देखते हैं कि संधि को आमतौर पर मुख्य 2 तरीके से हम देखते हैं। कैसा कि एक संधि है उसे जोड़ा जाता है, यानी कि जैसा हमने यहाँ देखा विद्यालय का विद्यालय बनाया, इन दोनों को यहाँ जोड़ा गया तो संधि जोड़ना कहा जाता है। और संधि का विच्छेद करना, उसे अलग करना, कि एक पूरा शब्द हो विद्यालय तो उनको अलग अलग करना, ये विद्या और आलय में, तो इस तरह वो संधि विच्छेद करना कहा जाएगा। तो इस तरह यह 2 तरीके से भी हम जानते हैं उनको, पर हालांकि वो उनके प्रकार नहीं है। संधि के प्रकार देखें तो मुख्य कौन से है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसी तरह हम आगे हैं वो उनका पहला प्रकार जो है स्वर संधि वो देखने वाले हैं। तब तक आप ये सारे पॉइंट्स है उनकी व्याख्या है वो भी नोट कर लो। चल, तो अब व्याख्या वगैरह नोट कर लेने के बाद हम पहले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्वर संधि से हम जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इस प्रकार के मुख्य 3 प्रकार है वो बताए गए।
स्वर संधि यानी कि क्या होगा कि स्वर प्लस स्वर कि दो स्वरों के मेल से जो तीसरा वर्ण हमें मिलता है, यानी कि वो भी एक स्वर ही मिलेगा कि दो स्वरों के मेल से जो हमें तीसरा वर्ण मिलेगा, वो जो विकार उत्पन्न होकर बनने वाला शब्द है वो स्वर संधि के अंतर्गत रहेगा। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था विद्या प्लस आलू, तो आ प्लस आ बराबर आ होता है, तो वो नियम के तहत स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि कहलाता है। उनके भी मुख्य प्रकारों में देखें तो 5 उनके मुख्य प्रकार भी बताए गए हैं। स्वर एक है वो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की स्वर संधि देखने में हमें सबसे पहले यह भी जरूरत रहेगी कि हिंदी के अंतर्गत कितने स्वर है वो आते हैं, तो उसमें देखें तो जैसे कि मालूम है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से कुल 11 जो स्वर है उसे हिंदी के स्वरों के अंतर्गत है वो सम्मिलित किया गया है। अब उसी बात को हम दीर्घ स्वर संधि के अंदर हालांकि देखें तो मुख्य उनके अलग अलग 5 प्रकारों में स्वर संधि को बांटा गया है। उनमें से पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, जो कि कहाँ तक बात होगी कि इन 6 वर्णों को लेकर हम है वो बात करने वाले हैं, वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत है वो दिए गए, बाकी भी आगे वाले प्रकारों के अंतर्गत आएंगे। तो उस हिसाब से पहला ये जो भाग है, दूसरा का है और तीसरा का है। इन दोनों तो अ और आ, अ के साथ है हम आ को जोड़े, या तो अ के आ के साथ है उसे आ को जोड़े, या तो अ के साथ है वो अ जोड़े, या तो आ के साथ है वो अ जोड़े। किसी भी प्रकार से ये दोनों वर्ण जो है अ और आ, वो किसी भी प्रकार से यदि जुड़ता है तो उन दोनों का दीर्घ यानी कि आ बनता है। इन दोनों में दीर्घ क्या होगा आ, तो यह आ बनता है, इसलिए दीर्घ संधि हुई। फिर दूसरा है ई, तो उस इन दोनों में भी दीर्घ क्या रहेगा दीर्घ ई, तो दीर्घ ही बनेगा और इसमें है वो दीर्घ हो। इस प्रकार ये तीनों को लेकर है वो जब ये दोनों वर्ण है 3 भाग को लेकर है, दोनों वर्ण उनके जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके बाद जो नया मिलने वाला वर्ण है वो में हर किसी का दीर्घ मिलेगा। इसी हिसाब से इसे दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। जैसे कि देखे इसमें कि हिम प्लस आ गए, तो ये क्या हुआ ये वाला होगा कि इनका अंतिम वर्ण है अ और इनका पहला वर्ण है आ, दोनों को मिलाकर है वो आ बनेगा, यानी कि क्या होगा हिमालय। हिम और आलय दोनों को लेकर है वो हिमालय बनेगा। इसी तरह जैसे कि हमने देखा था कि विद्या और अर्थी, विद्यार्थी का है तो वो भी है। ये वाला उदाहरण हम देखेंगे कि विद्या हो और अर्थी हो तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या हुआ आ और अ जो है उन दोनों को मिलाकर भी है वो आ बनता है, यानी कि यहाँ वाला आ ये अ इन दोनों को मिलाया जाए तो आ बनेगा, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो विद्या और अर्थी है उनका विद्यार्थी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखें कि अ और आ है दोनों कोई भी प्रकार से मिलते हैं तो उनका दीर्घ यानी कि आ बनता है। ई में देखें कि ई है और
वो यदि अपने ई से मिलता है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, किसी भी प्रकार से दोनों मिलते हैं तो उनका है वो दीर्घ बनता है। जैसे कि देखें तो क्या होगा कि कवि प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा कविंद्र। किस तरह? क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर ह्रस्व ई है, इन दोनों को मिलाकर है वो दीर्घ ई बनेगा। तो ह्रस्व और ह्रस्व है वो दीर्घ ई होगा। तो ये ई वाला हो गया कि ई है किसी भी प्रकार से मिलेगा तो उनका दीर्घ ई होगा। यदि ऊ वाला देखें, जैसे कि कहे कि वधु और प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा वधुर्मी। यानी कि यहाँ का ये दीर्घ और यहाँ का है वो दीर्घ बराबर है, वो भी दीर्घ ही होगा। वधु और उर्मी उन दोनों को भी मिलाएंगे तो वधुर्मी हो जाएगा। तो इस तरह आ है, उनमें से ये आ बनेगा, ई और ई है उसमें से दीर्घ ई बनेगा, और ऊ और जो ऊ है उनमें से ये दीर्घ ऊ बनेगा। तो इस प्रकार ये जो एक पहला पूरा प्रकार हुआ कि अ से लेकर दीर्घ ऊ तक, तो वहां तक का जो ये संधि का पहला भाग रहेगा स्वर संधि, उसके अंदर है वो दीर्घ स्वर संधि होगा। तो इस तरह आगे भी हम इनका दूसरा प्रकार देखेंगे कि तब तक आप ये सारी जो पॉइंट्स है, ये उदाहरण जो है वो नोट कर लीजिए। तो पॉइंट लिख लेने के बाद अब देखेंगे आगे दूसरा जो प्रकार है स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। इसमें हम देखेंगे कि अ और आ है उन दोनों को है ई और दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ और रू के साथ जब जोड़ेंगे तब उनमें से मिलने वाला जो वर्ण है वो जो रहेगा, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत रहेगी। जैसे कि देखे कि अ और आ जो है वो ई से मिलेगा, यानी कि अ हो या तो आ हो, वो यदि ई या तो दीर्घ ई से मिलता है तो क्या बनता है ए बनेगा। उदाहरण के साथ देखेगा, जैसे कि देखे कि लंका, यानी कि हमें आ मिलेगा, यहाँ पर अंतिम वर्ण है वो आ आया, और फिर इस, तो यहाँ का ये ई मिला दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा लंकेश। किस प्रकार कि आ जो है उसके साथ ई जुड़ेगा, यानी कि क और जो आ है विस्तार से यदि मैं कहूँ तो क और आ, उन दोनों के बाद ये का है वो बना हुआ है। इसी तरह आ और यहाँ का पहला वर्ण है ई, वही ले रहा हूँ, ये दोनों को लेकर जैसे कि नियम है संधि में कि अ और आ के साथ ई और दीर्घ ई जुड़ता है तो उनका ए बनता है। तो यहाँ पर आ के साथ हमें ई जोड़ना है और नियम के मुताबिक है उन दोनों की जगह क्या बनेगा ए बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा क के साथ ए हो गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से तो ए बन जाता है, तो क के साथ सीधे ए जुड़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ए की मात्रा हमने लगा दी तो के हो गया। बाकी के दो वर्ण ल अनुस्वार वाला और स जो है वो दोनों ही वो तो वैसे ही रख देंगे लंग के स। तो इसी प्रकार ये नियम है, इसमें लागू हो गए लंका और इस, तो लंकेश होगा। किस तरह, जैसे कि नियम है कि अ आ के साथ ई या तो ई जोड़ा जाए तो उनका ए बनता है, तो यह उनका पहला भाग हुआ। दूसरा देखे कि ई अ आ के साथ यदि उ और ऊ को जोड़ा जाए तो उनका क्या बनेगा ओ बनेगा। जैसे कि यहाँ से लिखो दूसरा तो अ और आ के साथ है यदि उ या तो दीर्घ ऊ जोड़ा जाए तो उनका क्या बनेगा ओ। जैसे कि
पूर्व प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? पूर्वोदय। कैसे हुआ? देखो कि यहाँ पर है वो व यानी कि अंतिम वर्ण हुआ, और यहाँ का पहला वर्ण यानी कि उ, तो नियम के मुताबिक अ के साथ यदि उ जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह है हमें क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। तो यहाँ पर वह आधा बचा था और इसमें ओ लग गया तो वो बन गया, और रेफ है वो वैसा ही चला आएगा। तो पूर्व प्लस उदय है, उनका क्या हो जाएगा? पूर्वोदय हो जाएगा। इसी तरह से देखें तो ये हमारा तीसरा भी रहेगा कि अ आ के साथ यदि रू जोड़ा जाए, अ और उसके साथ आ हो और उसके बाद यदि रू होता हो तो उनका क्या बन जाता है? और और साथ में र है वो अलग। किस तरह? जैसे उदाहरण से देखे तो सप्त प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। कैसे होगा? पता चला कि अ है उनके साथ हमने रू को जोड़ा है, और यदि रू जुड़ जाएगा तो नियम के मुताबिक अर बन जाएगा। जैसे यहाँ से तो से लू में तो हलंत उनके साथ अ, ठीक है। फिर यहाँ वाला रू, यहाँ की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा ही रहेगा। तो अ और रू की जगह हमें क्या लेना है? अ और रो, हालांकि वो आधा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर है तो है वो पूरा हो गया, और र है आधा बचा, तो है पूरा हो जाएगा। वो आधा, वो तो वैसा का वैसा ही हम यहाँ से लेने वाले ये दोनों, तो ठीक है। तो सब तो ये भी र जो बचा उनको क्या हो जाएगी? यहाँ जो कि रेफ नहीं था यहाँ पर है, सप्तर्षि लिखते वक्त है वो रेफ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? सप्त और ऋषि, तो ये दोनों को जोड़ने से है तो यहाँ पूरा हो गया, और ये र जो है वो यहाँ है वो रेफ के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अ आ को रू के साथ यदि जोड़ेंगे तो और बनेगा। सप्त और ऋषि है उनका सप्तर्षि हुआ, किस लिए? क्योंकि अ और रू आया था जिनके कारण और हो गया, और इनके कारण ये सप्तर्षि बन गया। तो इसी तरह से ये गुण स्वर संधि में है, अ आ है ई के साथ जुड़ेगा तो ये, उ के साथ जुड़ेगा तो ओ, और रू के साथ जुड़ेगा तो और बनेगा, ठीक है। तो यही यह दूसरा जो प्रकार है स्वर संधि का वो रहेगा। ये भी उदाहरण है, पॉइंट है, वो लिख लो, बाकी आगे देखते हैं। चल तो आगे देखें तो कि गुण स्वर संधि के बाद तीसरा प्रकार रहेगा शुद्धि स्वर संधि, जिसमें क्या रहेगा कि अभी तक हमने देखा पहले दीर्घ स्वर संधि में क्या देखा कि अ और आ एक दूसरे से जुड़ेंगे, ई और ई एक दूसरे से जुड़ेंगे, उ और उ एक दूसरे से जुड़ेंगे और इनका दीर्घ बनेगा। फिर गुण में देखा था कि अ है, ओ और ई, फिर उ और रू उनसे जुड़ेगा तो गुण होगा। और इसके बाद अ आ जो है ए और ऐ, ओ और औ उनसे जुड़ेगा तो यह वृद्धि स्वर संधि होगा। जिसे कि पहला देखे कि अ और आ के साथ यदि ए या तो ऐ हो तो उनका क्या बनेगा? ऐ, दोनों का ऐ ही बनेगा। जिसे उदाहरण के साथ ही देखे तो 1 प्लस 1, तो दोनों का क्या होगा? 1 1। किस प्रकार हुआ कि यहाँ है अ आया ये वाला, यहाँ तो ए है, तो उन दोनों का नियम के मुताबिक है वो ऐ हो जाएगा, यानी कि डबल मात्रा वाला ही रहेगा। तो क के ऊपर हमने डबल मात्रा लगा दी कि अ और 1 का है वो ऐ बन जाएगा, तो 1 और 1 है उनका 1 1 हो जाएगा। चाहे फिर आ हो और ए आया हुआ हो तो भी वही हो जाएगा। हालांकि इसके जैसा उदाहरण देखें
तो सदा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा सदैव। ये कौन सा हुआ कि आ प्लस ए का हुआ, आ यहाँ पर आया हुआ आ और ये है वो ए बराबर ऐ हो गया कि यहाँ पर आ हो या तो अ हो और यहाँ पर ए हो या तो ऐ हो, दोनों को जोड़ने से है वो ऐ बनता है। तो इसी तरह एक एक का एक एक, ये तो सदा एव का सदैव हो जाएगा। दूसरा भाग देखें कि यदि अ और आ के बाद यदि ओ या तो औ हो तो उनका क्या बनेगा औ, यानी के दोनों में से जो यदि दीर्घ कहे तो औ होता है, तो वो बनेगा। जैसे कि उदाहरण देखें तो महा प्लस औषध, तो क्या हो जाएगा महौषध। किस प्रकार हुआ कि यहाँ पर आया हुआ आ और यहाँ पर है वो औ, तो नियम के मुताबिक आ के साथ औ होगा तो उनका औ बन जाएगा। तो औ यहाँ पर ह के साथ है वो औ जोड़ दिया तो महौषध हो गया। तो अ आ के साथ ए को जोड़ा जाए तो ऐ बनता है। इसी तरह अ आ के साथ ओ और औ को जोड़ा जाए तो ओ औ बनता है। महा औषध तो महौषध। इसी तरह यह रहेगा वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद भी दो प्रकार है, पर ये पॉइंट्स उदाहरण वगैरह लिख ले, उसके बाद आगे के दोनों प्रकार है वो देखेंगे हम। चलो, तो ये वृद्धि स्वर संधि के बाद अगला प्रकार देखेंगे हम यण स्वर संधि, जिसमें क्या रहेगा कि ई हो और ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए, यानी कि ई के सिवाय कोई स्वर आए, यदि ई के बाद यहाँ अ आए, उ आए, रू आए, ए आए, कोई भी स्वर आए तो उनका य बन जाता है। हालांकि मैंने यहाँ जैसे कि हलंत दिया है तो हलंत यानी कि यह आधा रह जाएगा और उसमें यहाँ जो भी स्वर आएगा वो स्वर है वो लग जाएगा, तो ई का य बन जाएगा। उसके बाद उ है, उसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आए तो उ का वो बन जाएगा और स्वर है और जुड़ जाएगा। इसके बाद रू है, रू का र बन जाएगा और जहाँ स्वर उनके साथ आया होगा वो जुड़ेगा। जैसे कि हम उदाहरण के साथ देखें तो ई हो, यानी कि यहाँ देखें तो ये हस्व ई आया हुआ है, प्रति तो में ई लगा हुआ है, और इसके बाद देखें कि ए, तो नियम के मुताबिक ई हो और ई के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए, अन्य यानी कि हमें यहाँ क्या मिला ए, तो ई का पहले हमें क्या कर देना है यो कर देना है, हालांकि वो हलंत रहेगा, और जब उसमें ए लगेगा तो ये बनेगा, यानी कि आधा वो निकल जाएगा और उसकी जगह ए की मात्रा है लग जाएगी। तो प्रति एक की जगह हमें क्या मिल गया प्रत्येक। हालांकि इसमें से हमने ई निकाल लिया था जिनके कारण तो आधा ही बचा था, तो आधा लिखा, और ये पूरा यह के ऊपर मात्रा वाला। तो प्रति और एक किस प्रकार हुआ कि ई है, ई के बाद अन्य स्वर यानी कि ये आया हुआ है, तो उन दोनों की जगह हमें य के साथ ए लगेगा तो ये बन जाएगा। तो ई हो, ई के बाद यदि अन्य स्वर हो तब है वो य बन जाएगा, प्रति एक का प्रत्येक बन जाएगा। दूसरा देखेगा उ हो और उ के बाद यदि कोई अन्य स्वर हो, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला है आ मिला हुआ है, उ हो और उ के बाद अन्य स्वर यानी कि यहाँ पर आ आया है, तो उ का हमें क्या कर देना है व, पहले तो व हो जाएगा और उसके बाद ये आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वा बन जाएगा। तो सु और आगत का क्या हो गया स्वागत हो गया। किस लिए? क्योंकि सु में उ निकाल लिया तो सो आधा ही बचा था, तो आधा, और वाह है वो लग गया, आ के साथ जुड़ने से उ है वो आ के साथ जुड़ेगा तो वाह बनेगा, तो स आधा के साथ वाह जोड़ दिया और ग और तो वैसा ही रहेगा।
तो इसी तरह कि यदि ऊ हो, ऊ के बाद यदि कोई भी अन्य स्वर है, हालांकि यहाँ पर आ आया है, पर यदि कोई भी स्वर आया होता, आ की जगह ए होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वे हो जाता। ठीक है, ऐसा उदाहरण देखे तो अनु प्लस एषण, तो क्या हो जाता हो, अन्वेषण। अब आप अपने आप से ये है वो ढूंढिएगा कि अनु और एषण में से अन्वेषण है वो कैसे हुआ, ये यही नियम के तहत है, वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखे तो रू है, रू को यदि कोई अन्य स्वर के साथ जोड़ेंगे तो उनका र हो जाएगा, यानी कि मातृ। तो त्रु जो यहाँ पर रू आया हुआ है, हालांकि री उच्चार जो कहे तो री, और उसके बाद है उनकी आगे का वर्ण है आ, तो रू का हमें र कर देना है और उसके बाद आ लगेगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की जगह है हमें क्या मिला, रा मिला। तो माँ, फिर या तो आधा, क्योंकि उसमें से तो हमने क्या रू निकाल लिया, रू का रो कर दिया, और आ तो रा मिला हमें, और फिर यहाँ पर है ओगना मिला, क्योंकि आ भी निकाल लिया था हमने। तो इसी तरह इन दोनों को भी अब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मात्रा या तो और रा को जोड़ने से वो त्रा हो जाएगा, त्र हो जाएगा। तो इसी तरह कि रू के साथ यदि अन्य स्वर रहेगा तो र बनेगा, और जो स्वर जुड़ेगा वो मात्रा भी उसमें लग जाएगी। तो मातृ आज्ञा का मात्राज्ञा, यदि पितृ आज्ञा होता तो पितृआज्ञा, पितृ इच्छा होता तो पितृ इच्छा। तो इसी तरह से ये अलग अलग कोई भी शब्द है, हाँ नियम है ये एक ही रहेगा, पर उनका प्रयोग है, जैसा हमने शब्द दिया गया उनके आधार पर अलग अलग तरीके से वो किया जाता है। तो यह हुआ हमारा यह स्वर संधि। इसके बाद भी एक और प्रकार स्वर संधि का ही रहेगा, अयादि, जो भी देखेंगे। और उनसे पहले ये सारे उनके चलो, तो यह स्वर संधि को लिख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, अब हम स्वर संधि का अंतिम पांचवा अयादि स्वर संधि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें मुख्य रूप से ये चार बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या कि एक तो जो है ए, ऐ, ओ और औ, उसे लेकर हम बात करने वाले। उनमें से पहला है कि ए, यदि ए हो और ए के बाद यदि अन्य स्वर हो तो ए का है वो ऐ बन जाता है, और अन्य स्वर की मात्रा है वो य में लग जाएगी। जैसे कि ने है, इसमें क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, और अ यानी यहाँ मात्रा है वो यह पूरा करेगा। ए के साथ ऐ, यह यहाँ पर हलन थे, पर यहाँ अ जुड़ जाने के कारण है वो पूरा हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। तो ने और अन जो है इसमें से हमने ए निकाल लिया, इनके कारण न आधा ही बचा, हलन थी बचा रहा। हालांकि ये वाला अ है, ये वाला वो जुड़ जाने के कारण न पूरा हो जाएगा। यह भी हमें यह अ जुड़ जाने से पूरा मिल गया, तो यह भी पूरा मिल गया, और न है वो यहाँ से आ जाएगा। कि ए हो, ए के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो उनका ऐ बन जाता है, ने अन, तो उनका